तो चलिए लोकोक्ति और मुहावरे का संग्रह मैंने आप लोगों को भेजा था, लेकिन लोकोक्ति का अर्थ और उसकी विशेषताएं, मुहावरे का अर्थ और उसकी विशेषताएं यहाँ से भी प्रश्न आते हैं। तो यहाँ से भी अनेक प्रश्न आ सकते हैं। तो देखते हैं कि मुहावरे क्या हैं, लोकोक्ति क्या हैं, उनकी क्या विशेषताएं हैं, है ना। ये छूट गया था हमारा। तो सबसे पहले देखते हैं क्या मुहावरे। तो मुहावरे का अर्थ देखते हैं। तो मुहावरे ऐसे वाक्यांश या पदबंध हैं। वाक्यांश को और क्या कहते हैं? पदबंध। वाक्य नहीं होते, क्या होते हैं? वाक्य के अंश, वाक्य के भाग। तो मुहावरे ऐसे वाक्यांश या पदबंध हैं जो सामान्य अर्थ का बोध न कराकर विलक्षण अर्थ का क्या कराते हैं? विलक्षण अर्थ का बोध कराते हैं। तो मुहावरे ऐसे वाक्यांश या पदबंध हैं जो सामान्य अर्थ का बोध न कराकर विलक्षण अर्थ का बोध कराते हैं। ठीक है, देखते हैं क्या कहा मैंने, समझते हैं उसको। तो वाक्यांश है, वाक्य नहीं है। वाक्य किसको कहते हैं? जिसमें एक बात पूरी हो जाए, पूर्ण हो जाए, है ना। तो जैसे देखते हैं, बाएं हाथ का खेल, ये एक वाक्यांश है। ये पूरा नहीं है, वाक्य नहीं है, वाक्यांश है। ठीक है, इसका सामान्य अर्थ क्या है? कि लेफ्ट हैंड से खेले जाने वाला खेल। लेकिन ये सामान्य अर्थ का बोध नहीं कराएगा। जब हम इसका वाक्य में प्रयोग करेंगे तो सामान्य अर्थ का बोध नहीं कराएगा, बल्कि इसके जगह में विलक्षण अर्थ, कौन सा विलक्षण अर्थ? सरल कार्य का बोध कराएगा। तो शाब्दिक अर्थ या सामान्य अर्थ का बोध नहीं कराता, बल्कि किसका बोध कराता है? विलक्षण अर्थ का बोध कराता है। यही मुहावरा है। तो क्या कहा मैंने, एक बार फिर से बताता हूं कि मुहावरे ऐसे पदबंध या वाक्यांश हैं जो सामान्य अर्थ का बोध न कराकर विलक्षण अर्थ का बोध कराते हैं। ठीक है, अब देखते हैं मुहावरे जो है वो वाक्यांश है, वाक्य नहीं है। इस बात को ध्यान में रखना। इसकी अलग अलग विशेषताएं हैं, तो मैं उनको लिख देता हूं। वो चीज आपको क्या करना है, ध्यान में रखना है। ठीक है, तो पहला ध्यान में रखना है क्या? मुहावरे के संबंध में ये क्या है? वाक्यांश है, वाक्य नहीं है। दूसरी बात जो है वो ध्यान में रखना है कि इसका प्रयोग स्वतंत्र रूप से नहीं होता, स्वतंत्र प्रयोग नहीं होता, बल्कि वाक्य के साथ ही प्रयोग इसका किया जाता है। स्वतंत्र रूप से इसका प्रयोग नहीं किया जाता। मुहावरों का प्रयोग कहाँ किया जाता है? वाक्य के साथ ही किया जाता है। ठीक है, तीसरा देखते हैं। मुहावरा अपना जो असली रूप है, जिस रूप में रहता है, उस रूप को कभी नहीं बदलता। मुहावरा अपने जिस रूप में रहता है उस रूप को कभी नहीं बदलता, या उसके रूप को हम कभी नहीं बदल सकते। जैसे मान लो एक मुहावरा है क्या कि ऊंट के मुंह में जीरा, ऊंट के मुंह में जीरा, तो हम उसको बदलकर उसका पर्यायवाचक ये कि हाथी के मुंह में शक्कर, ऐसा नहीं कर सकते। मुहावरे जिस रूप में रहते हैं उसी रूप में रहते हैं, उसको हम बदल नहीं सकते। ठीक है, मुहावरे जो हैं वो उसके शब्दार्थ से हमें कोई मतलब नहीं होता है, या मुहावरे जो है वो शब्दार्थ प्रदान नहीं करते, बल्कि क्या प्रदान करते हैं? अवधारण बोधक अर्थ प्रदान करते हैं। शब्दार्थ प्रदान नहीं करते, बल्कि क्या प्रदान करते हैं? अवधारण बोधक अर्थ प्रदान करते हैं। ठीक है, अन्य कुछ विशेषताएं हैं, उनको भी देख लेते हैं। विशेषताओं के रूप में 4 ऑप्शन देकर पूछा जा सकता है, इसलिए उसको भी देख लेते हैं, है ना। तो मुहावरे जो हैं वो किसी भाषा की समृद्धि और उस भाषा के विकास के क्या होते हैं? मापक होते हैं। मापक मतलब मापने वाला। मतलब यदि किसी भाषा में मुहावरे का प्रचुर मात्रा में प्रयोग होता है तो समझिए वो भाषा समृद्ध है और वो विकसित हो रही है
है ना। तो मुहावरे जो हैं वो भाषा की समृद्धि और विकास के क्या हैं, मापक हैं। ठीक है, अगला पॉइंट देख लेते हैं। ठीक, तो अगला पॉइंट देखते हैं। तो मुहावरे जो हैं समय समय पर बनते और बिगड़ते रहते हैं। कैसे? तो जैसे जैसे नए समाज का निर्माण होते जाता है, नए नए मुहावरे शामिल होते जाते हैं और कुछ मुहावरे जो प्राचीन हो जा रहते हैं वो छूटते भी जाते हैं, है ना। अधिकांश मुहावरे जो हैं वो मानव के विभिन्न शारीरिक अंगों से संबंधित होते हैं। मानव के भिन्न भिन्न शारीरिक अंगों से संबंधित होते हैं, है ना। बहुत सारे मुहावरे जो हैं मानव के भिन्न भिन्न अंगों से संबंधित होते हैं। जैसे नाक पर मुहावरे होते हैं, कान पर मुहावरे होते हैं, उंगली पर मुहावरे होते हैं, है ना। जैसे कान खड़े होना, कान फूंकना, है ना, कान में जूं तक न रेंगना, उंगली करना, उंगली दिखाना, उंगली उठाना, उंगली पर नचाना। तो इस तरह से शारीरिक अंगों पर मुहावरे होते हैं। तो इन सब चीज़ों को आपको ध्यान में रखना होगा। प्रश्न कैसे दे सकता है कि मैं एक दो प्रश्न बता दे रहा हूं, है ना। मुहावरे हैं वाक्य, वाक्यांश, शब्द आदि, तो क्या होगा, वाक्यांश होगा। मुहावरा प्रदान करता है सामान्य अर्थ, शब्दार्थ, है ना, और विलक्षण अर्थ, और एक और ऑप्शन में दे देगा तो क्या होगा, विलक्षण अर्थ। विलक्षण अर्थ नहीं देगा तो क्या दे देगा, अवधारण बोधक अर्थ। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। फिर निम्नलिखित में से कौन सी मुहावरे की विशेषता नहीं है, तो 3 ठो विशेषता को डाल देगा, इन 3 विशेषताओं को, है ना, और 1 ठो ऐसा डाल देगा जो इसकी विशेषता नहीं है। चौथी विशेषता क्या डाल देगा कि मुहावरा वाक्य है, जबकि वाक्यांश है, वाक्य नहीं है ना। या क्या दे देगा, निम्नलिखित में से कौन सा एक मुहावरे की विशेषता है, तो 3 ठो कुछ भी दे देगा और 1 ठो क्या दे देगा, उसकी विशेषता दे देगा। जैसे 3 क्या दे देगा, वाक्य, शब्द, शब्दार्थ, और क्या दे देगा, अवधारण बोधक अर्थ, है ना। तो क्या होगा हमारा आंसर, अवधारण बोधक अर्थ। तो ऐसे मुहावरे से अलग अलग प्रश्न आ सकते हैं। इसके अलावा मुहावरे के संग्रह से प्रश्न आ सकते हैं। कैसे कि बाएं हाथ का खेल का अर्थ क्या होगा, 4 ऑप्शन, है ना। या थोड़ी वस्तु के लिए कौन सा मुहावरा उपयुक्त है, 4 मुहावरे दे दिया रहेगा, है ना। तो इस तरह से भी प्रश्न आ सकता है। तो मुहावरे के संबंध में इन सारी बातों को आपको ध्यान में रखना होगा। ठीक है, अगला आ जाते हैं हम लोग किसमें, लोकोक्ति में। अच्छा, एक चीज, मुहावरे का प्रयोग क्या है ये देख लेते हैं। हालांकि यहाँ से प्रश्न नहीं आएगा, लेकिन हमारे लिए समझना आवश्यक है कि भाई मुहावरे का प्रयोग हम क्यों करते हैं। हाँ, एक प्रश्न वहाँ से भी बन सकता है। तो मुहावरे का प्रयोग हम कब करते हैं, किसी वाक्य के अर्थ को प्रभावी ढंग से स्पष्ट करने के लिए। किसी वाक्य के अर्थ को प्रभावी ढंग से स्पष्ट करने के लिए हम मुहावरों का क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। जैसे मैं कहूँ एक बात कि अकेला व्यक्ति या एक व्यक्ति बहुत कुछ नहीं कर सकता, एक व्यक्ति बहुत कुछ नहीं कर सकता, तो इस वाक्य से वह भाव स्पष्ट नहीं हो पाएगा जो मैं अगला वाक्य बोलूँगा जिसमें वो भाव स्पष्ट होगा, है ना। तो एक वाक्य मैंने क्या कहा कि अकेला व्यक्ति या एक व्यक्ति बहुत कुछ नहीं कर सकता, लेकिन मैं कहूँ कि अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता, है ना। हालांकि ये लोकोक्ति हो गया, मैं मुहावरे में आता हूँ, है ना। एक मुहावरे को उदाहरण देता हूँ। तो जैसे मैं क्या कहूँ, जैसे देखते हैं एक आध उदाहरण इससे संबंधित, मुहावरे से संबंधित, है ना। अचानक से ध्यान नहीं आ रहा है मुहावरे। हाँ, जैसे मैं कहूँ कि भाई मैंने बहुत बचा बचा कर अपने बच्चों को पढ़ाया है, मैंने बहुत बचा बचा कर अपने बच्चों को पढ़ाया है। तो इस वाक्य से वह भाव स्पष्ट नहीं होगा जो मैं अगला वाक्य बोलूँगा उससे होगा। अब मैं उसी वाक्य को क्या कहूँ कि मैंने अपना पेट काट कर अपने बच्चों को पढ़ाया है।
तो ये जो बाद वाला वाक्य है वो प्रभावी ढंग से वाक्य के अर्थ को क्या करता है, स्पष्ट करता है। तो मुहावरे का काम क्या है, प्रभावी ढंग से वाक्य के अर्थ को क्या करना, स्पष्ट करना। तो यहाँ से भी प्रश्न आ सकता है। तो मुहावरे का एक काम क्या है, प्रभाव लाना वाक्य में, और दूसरा क्या लाना, स्पष्टता लाना। स्पष्टता या वाक्य के अर्थ को क्या करना, स्पष्ट करना, है ना। तो प्रभाव और स्पष्टता ये दो चीजें हैं, यहां से भी प्रश्न आ सकता है। अगला हम देखते हैं क्या, लोकोक्ति। तो लोकोक्ति शब्द में ही उसका अर्थ छिपा हुआ है ना। लोकोक्ति को और क्या कहते हैं, कहावतें। क्या कहते हैं, कहावतें। लोकोक्ति दो शब्दों से बना है, एक लोक और दूसरा उक्ति। लोक मतलब जनमानस, है ना, जनमानस नहीं मतलब जनता कह लो, है ना। और उक्ति मतलब कथन। तो जनता के बीच जो कथन परंपरागत रूप से प्रचलित है उनको हम क्या कहते हैं, लोकोक्ति कहते हैं। लोक में जो उक्ति परंपरागत रूप से क्या है, प्रचलित है, उन्हें हम क्या कहते हैं, लोकोक्ति। और ये कथन उपजे कहाँ से होते हैं, कहाँ से बने होते हैं, तो किसी घटना या कहानी से ये बने होते हैं। प्राचीन समय में कोई घटना हुई रही होगी या कोई कहानी प्रचलित रही होगी, तो उस कहानी या घटना से ये लोकोक्ति क्या होता है, उपजा होता है, वहां से बना होता है। और जनमानस में, जनता के बीच परंपरागत रूप से, मौखिक रूप से क्या होता है, हस्तांतरित होते रहता है ना, और प्रचलित रहता है समाज के बीच में। तो इसे हम क्या कहते हैं, लोकोक्ति कहते हैं। ठीक है। अब लोकोक्ति भी जो है, अच्छा देखते हैं लोकोक्ति का प्रयोग हम कहाँ करते हैं। जैसे हम मुहावरे का प्रयोग क्यों करते हैं, जैसे हम मुहावरे का प्रयोग क्यों करते थे, तो वाक्य के अर्थ को प्रभावी ढंग से स्पष्ट करने के लिए मुहावरे का प्रयोग करते थे। वैसे ही हम लोकोक्ति का प्रयोग कब करते हैं, तो किसी घटना या किसी के कथन के समर्थन या विरोध में हम किसका प्रयोग करते हैं, लोकोक्ति का। ठीक है। लोकोक्ति का प्रयोग हम कैसे करते हैं, कब करते हैं, किसी घटना या किसी के कथन के समर्थन या विरोध में। ठीक है। जैसे देखते हैं कि मान लो एक घटना हुई या किसी व्यक्ति ने कहा कोई बात कही कि भाई मैंने अकेले ही बहुत प्रयास किया, लेकिन मैं अपने गांव को नहीं बदल पाया। उसने क्या कहा, किसी व्यक्ति ने, कि मैंने अकेले बहुत प्रयास किया लेकिन मैं अपने गांव के स्तर को नहीं बदल पाया। तो एक व्यक्ति उस घटना के समर्थन में क्या बोलेगा कि अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता। क्या बोलेगा, अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता। मतलब वह क्या कह रहा है, उसके कथन का समर्थन कर रहा है, उस घटना का क्या कर रहा है, समर्थन कर रहा है। ठीक है। अब एक व्यक्ति ने कहा क्या कि भाई मेरे पास तो बहुत पैसे हैं, मैं तो रोज 10,000 रुपये का खाना खा देता हूँ। क्या कह रहा है कि मेरे पास तो बहुत पैसे हैं, मैं रोज 10,000 रुपये का खाना खा देता हूँ। तो इस बात का विरोध करने के लिए क्या बोलेंगे, लोकोक्ति के रूप में हम क्या बोलेंगे कि तेलिक तेले तो पहाड़ला नहीं पोता है ना। तो इसमें हमने क्या किया, कथन का विरोध किया। तो किसी घटना के समर्थन या विरोध में, या किसी कथन के समर्थन या विरोध में हम लोकोक्ति का क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। तो लोकोक्ति का काम यही है, समर्थन या विरोध करना। ठीक है। और लोकोक्ति जो है वाक्य है ना। उक्ति हमेशा क्या होती है, वाक्य होती है। तो जैसे मुहावरे क्या थे, वाक्यांश थे, लेकिन लोकोक्ति क्या है, एक पूर्ण वाक्य है। और जैसे मुहावरे का प्रयोग स्वतंत्र रूप से नहीं किया जा सकता था, उसका प्रयोग हम कहाँ कर सकते हैं, केवल वाक्य के बीच में, वाक्य के साथ। लेकिन हम लोकोक्ति का प्रयोग स्वतंत्र रूप से भी करते हैं। कोई बात अपनी कह दिया, उसके बाद हम उसका स्वतंत्र रूप से प्रयोग करते हैं उसके बाद के पश्चात, है ना। तो लोकोक्ति वाक्य है और उनका स्वतंत्र रूप से भी क्या किया जा सकता है, प्रयोग किया जा सकता है। मुहावरे की तरह लोकोक्ति भी व्यापक और विलक्षण अर्थ प्रदान करते हैं। व्यापक और विलक्षण अर्थ प्रदान करते हैं। तो 3-4 विशेषताएं जो है उसको हमको ध्यान में रखना होगा, है ना। तो एक तो व्यापक और विलक्षण अर्थ ध्यान में रखना होगा,
दूसरा ये क्या है, वाक्य है। तीसरा, स्वतंत्र रूप से प्रयोग किया जा सकता है ना। और चौथी बात, घटना या कहानी से लोकोक्ति बनते हैं। ठीक है, घटना या कहानी से ये लोकोक्ति बनते हैं। और कुछ दोनों में अब अंतर देख लेते हैं कि कैसे पहचानेंगे। तो जनरली जो है वो मुहावरे में अंत में ना आता है ना, और समझ भी जाएंगे। जैसे ये अधूरा रहता है मुहावरा। जैसे एक उदाहरण मैं देता हूँ, बाएं हाथ का खेल। पूर्ण नहीं लग रहा है, मतलब एक घटना तो बता दिया, उसका परिणाम नहीं बताया। ये क्या है, मुहावरे। लेकिन लोकोक्ति, अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता। है ना, ये पूर्ण है अपने आप में। तो बता रहा है कि यदि अकेला चना है तो उसका परिणाम यह होगा कि वह भाड़ नहीं फोड़ पाएगा। इसमें एक घटना और उसका परिणाम बताया जाता है, लोकोक्ति में इसमें नहीं रहता। तो मुहावरे और लोकोक्ति में क्या है, अंतर है। ऐसा भी प्रश्न आ जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सा मुहावरा है और निम्नलिखित में से कौन सा लोकोक्ति है। 3 मुहावरे रहेंगे, एक लोकोक्ति रहेगा, तो आपको उस लोकोक्ति को पहचानना होगा, है ना। लोकोक्ति में वही है कि एक घटना होगा, उसका परिणाम भी होगा। जैसे तेली के तेल या क्या करेंगे, नेवई के जोगी कलिंदर के माला। तो नया जोगी होगा तो उसका परिणाम क्या होगा कि वह कलिंदर का माला पहनेगा, है ना। मतलब नई वस्तु की जब हम शुरुआत करते हैं तो बहुत तामझाम से करते हैं, है ना। कोई भी संस्था हम खोलते हैं या कुछ भी करते हैं तो बहुत तामझाम शुरू में रहता है, बाद में वो फिर कम हो जाता है। ठीक है, तो ये है मुहावरे और लोकोक्ति को पहचानने का क्या तरीका। बाकी तो लिस्ट मैंने आप लोगों को भेज दिया है और वहाँ से आप तैयार कीजिए, है ना। ठीक, चलिए अगला हम टॉपिक देखते हैं, क्या, उपसर्ग और प्रत्यय। तो सबसे पहले हम आते हैं किसमें, उपसर्ग में। उपसर्ग से भी प्रश्न आते हैं व्यापम वगैरह में, पीएससी प्री में, एसीएफ वगैरह में भी आ सकता है ना। तो देखते हैं उपसर्ग क्या देख रहे हैं, अगला टॉपिक उपसर्ग। तो सबसे पहले देखते हैं कि उपसर्ग क्या है। शब्द है, वाक्य है, क्रिया है, वाक्यांश है, क्या है ना। तो उपसर्ग जो है वो शब्दांश है। क्या है, शब्दांश। शब्दांश मतलब शब्द का भाग है, शब्द नहीं है, शब्द का भाग है। शब्द कौन होता है, जिसका स्वतंत्र प्रयोग हम कर सकें और वह एक अर्थ प्रदान करे। जैसे राम, राम एक नाम है, उसका हम स्वतंत्र रूप से, या पेड़, पेड़ एक शब्द है, उसका हम स्वतंत्र रूप से प्रयोग भी करते हैं और उसका एक अर्थ भी है ना। लेकिन मैं कहूँ उप, तो ये एक शब्द नहीं, इसका स्वतंत्र रूप से हम प्रयोग भी नहीं कर सकते और न ही इसका कोई अर्थ है। तो ये क्या कहलाते हैं, शब्दांश। ये अव्यय नहीं है ना। अव्यय का प्रयोग तो हम स्वतंत्र रूप से कर भी सकते हैं, इनका प्रयोग हम स्वतंत्र रूप से नहीं करते। तो कहाँ करते हैं, तो वाक्य के प्रारंभ में। कहाँ होता है, वाक्य के प्रारंभ में। और उससे फिर क्या वाक्य नहीं, शब्द के प्रारंभ में। और उससे फिर क्या होता है, शब्द के अर्थ में परिवर्तन। शब्द के अर्थ में क्या होता है, परिवर्तन। तो अब उपसर्ग की परिभाषा क्या हो जाएगी, तो उपसर्ग वे शब्दांश हैं जो किसी शब्द के प्रारंभ में जुड़कर शब्द के अर्थ में परिवर्तन करते हैं। क्या कहा मैंने, उपसर्ग वे शब्दांश हैं जो किसी शब्द के प्रारंभ में जुड़कर शब्द के अर्थ में परिवर्तन करते हैं। 2 पॉइंट और है जिनको ध्यान में रखना है आपको, यहां से भी प्रश्न आ सकता है ना। 2 पॉइंट और है कि उपसर्गों का प्रयोग स्वतंत्र रूप से नहीं किया जाता और उपसर्गों का कोई अर्थ नहीं होता जब तक कि वह शब्द के साथ न जुड़े। मतलब स्वतंत्र रूप से उसका प्रयोग भी नहीं किया जा सकता और न ही उपसर्गों का स्वतंत्र रूप से कोई अर्थ होता है, शब्द के साथ जुड़ने पर ही वह अर्थ प्रदान करता है। ठीक है, तो प्रश्न क्या आ सकता है कि उपसर्ग हैं शब्द,
वाक्य, शब्दांश, अव्यय। तो क्या है? शब्दांश है। उपसर्ग कहाँ लगता है? शब्द के प्रारंभ में, शब्द के मध्य में, शब्द के अंत में, कहीं भी नहीं। तो क्या होगा? शब्द के प्रारंभ में। उपसर्ग से होता है शब्द के अर्थ में परिवर्तन, कुछ भी नहीं होता है ना, ऐसा टाइप से। तो क्या होगा? शब्द के अर्थ में परिवर्तन। फिर 2 पॉइंट और मैंने जो बताया कि उपसर्गों का प्रयोग किया जा सकता है स्वतंत्र रूप से प्रयोग नहीं किया जा सकता, इस तरह से ऑप्शन। तो स्वतंत्र रूप से प्रयोग नहीं किया जा सकता। तो यह हो गया क्या? उपसर्ग की परिभाषा, है ना, अर्थ उसका। ठीक, अब देखते हैं उपसर्ग अलग अलग प्रकार के होते हैं। तो हमको तो केवल 2 ही पुस्तकों से देखना है जहां से प्रश्न आते हैं, अन्य पुस्तकें जो हैं वो प्रामाणिक नहीं है, है ना। तो बता देता हूं मैं कि उपसर्गों का प्रकार निश्चित कहीं भी नहीं किया गया है, फिर भी मैं ऐसे ही बता रहा हूं। तो एक प्रकार का उपसर्ग है जिसको हम क्या कहते हैं? संस्कृत के उपसर्ग या तत्सम उपसर्ग। क्या कहते हैं? संस्कृत के उपसर्ग या तत्सम उपसर्ग। वासुदेव नंदन प्रसाद ने दिया हुआ है यह। दूसरा है हिंदी या तद्भव उपसर्ग। हिंदी या तद्भव उपसर्ग, हिंदी के उपसर्ग या तद्भव उपसर्ग। और तीसरा है उर्दू या अरबी फारसी के उपसर्ग। ऐसा वासुदेव नंदन प्रसाद ने दिया हुआ है ना, इसलिए मैं बता रहा हूं, अपने मन से कुछ भी नहीं बता रहा हूं। तो देखो, कुछ शब्द जो है, कुछ उपसर्ग जो है वो संस्कृत से आए हैं और हूबहू उसी रूप में प्रयुक्त होते हैं जैसा प्रयोग उनका संस्कृत भाषा में किया जाता था। लेकिन कुछ उपसर्गों के रूप जो है वो हिंदी में आते आते परिवर्तित हो गए हैं, उन्हें हिंदी के उपसर्ग या तद्भव उपसर्ग कहते हैं, है ना। और कुछ विदेशों से आए हैं, अरबी फारसी के उपसर्ग हैं जिनका प्रयोग हम किस में करते हैं? हिंदी में करते हैं। कुछ अंग्रेजी के भी उपसर्ग हैं, है ना। तो संस्कृत के उपसर्ग या तत्सम उपसर्गों की संख्या वासुदेव नंदन प्रसाद में कितनी बताई गई है? 19। तद्भव उपसर्गों की संख्या बताई गई है 10 और उर्दू उपसर्गों की संख्या बताई गई है 12। तो इसको आप ध्यान में रखिएगा, क्योंकि प्रश्न आएगा तो आंसर कहाँ से लेगा? इसी पुस्तक से लेगा। तो ये ध्यान में रखना है आपको, है ना। इतनी क्या है? संख्या है। ठीक है, अब जैसे देखते हैं, अच्छा उपसर्ग का मैंने उदाहरण नहीं दिया था, उपसर्ग का उदाहरण देख लेते हैं। जैसे देखते हैं अच्छा उदाहरण मैं देता हूं। जैसे एक क्या है शब्द? अधिक। अब इस अधिक शब्द के प्रारंभ में हम क्या जोड़ दें? अति। क्या हो जाएगा? अत्यधिक। ठीक है, तो ये अति जो है वो क्या है? उपसर्ग है, शब्द के प्रारंभ में जुड़ रहा है। ऐसे ही देख लेते हैं सत्य। एक शब्द क्या है? सत्य। उसके प्रारंभ में हम क्या जोड़ दें? अ। तो क्या बन जाएगा? असत्य। ठीक है, तो ये क्या है? शब्द के प्रारंभ में जुड़ा मतलब उपसर्ग है। अब देखो, उपसर्ग जो है शब्द के अर्थ में परिवर्तन कर देता है। सत्य का उल्टा अर्थ दे रहा है असत्य, तो उसके अर्थ में परिवर्तन कर दिया ना उपसर्ग, है ना। तो ये क्या है? उपसर्ग है। काम क्या है उपसर्ग का? तो नया नया शब्द बनाना। उपसर्ग और प्रत्यय का काम क्या है? संधि समास उपसर्ग और प्रत्यय का नए नए शब्दों का निर्माण करना। ठीक है, जैसे सत्य से हमने एक शब्द क्या बना लिया? उपसर्ग जोड़कर असत्य भी बना लिया। अधिक से एक शब्द हमने और क्या बना लिया? अत्यधिक बना लिया, है ना। तो नए नए शब्दों का निर्माण करना उपसर्ग का क्या है? काम है। ठीक है, तो ये अलग अलग उपसर्ग हो गए। प्रश्न एक तो परिभाषा से आ सकता है, कुछ कुछ विशेषताएं मैंने जो बताई वहां से आ सकता है, इन प्रकारों से आ सकता है, संख्या से आ सकता है कि तत्सम उपसर्गों की संख्या कितनी है, या संस्कृत उपसर्गों की संख्या कितनी है? तो 19 है। तद्भव उपसर्गों की संख्या कितनी है? तो 10 है। अरबी फारसी के उपसर्गों की संख्या कितनी है? तो 12 है। या उर्दू के उपसर्गों की संख्या कितनी है? तो 12 है। अब उदाहरण देख लेते हैं इनमें से एक एक, है ना। जैसे देखते हैं अन। अन, है ना। अन क्या है? संस्कृत का उपसर्ग है और इसका प्रयोग हिंदी में भी उसी रूप में होता है। जैसे देख लेते हैं उदाहरण, अनाकर्षण। तो कैसे बना है ये?
अन धन आकर्षण से बना है ना। या क्या कहें, अनाहूत तो किससे बना है, अन धन आहूत से बना है। लेकिन हिंदी का उपसर्ग एक देख लेते हैं, इसी अन का एक तद्भव रूप है अन। हिंदी में आते आते ये रूप भी आया हिंदी में डायरेक्ट, और इसका एक परिवर्तित रूप भी हिंदी में आया अन, जिसमें हलंत नहीं है। इससे जैसे हम शब्द देखते हैं तो अनपढ़, अनगढ़, अनहोनी, है ना, ये सब इसमें आते हैं। उर्दू फारसी के उपसर्ग देखते हैं तो बद, तो इससे क्या बना है, बदमाश, है ना, बदजात। और उपसर्ग देख लेते हैं तो ना, तो नापाक, नालायक, ऐसा। ठीक, तो कुछ संस्कृत के उपसर्ग हैं, कुछ हिंदी के उपसर्ग हैं, कुछ उर्दू के उपसर्ग हैं। आपको अलग अलग नहीं पूछेगा, है ना। क्या पूछेगा प्रश्न यहाँ से कैसे आएगा कि निम्नलिखित शब्दों में से किसमें अन उपसर्ग है, तो 4 ऑप्शन रहेगा, उसमें से किसमें अन है ये पहचानना होगा। या बद उपसर्ग से निम्नलिखित में से कौन सा शब्द बना है ना। ठीक है, या कोई शब्द दे देगा, जैसे बदजात में कौन सा उपसर्ग है, या किसमें दे देगा, अनाहूत में कौन सा उपसर्ग है, अनाहूत में कौन सा उपसर्ग है, 1 अन, 2 अन, 3 अना, 4 अ। तो ऐसे इनमें से एक को क्या करना होगा, आपको एक का चयन करना होगा। तो ऐसे प्रश्न आ सकते हैं, है ना। और इसके अलावा मैं आप लोगों को क्या भेजूंगा, उपसर्ग का लिस्ट भेजूंगा, आप उसको ध्यान से पढ़िएगा। कभी कभी क्या हो जाता है, क्या हो जाती है, गलतियां हो जाती हैं। मैं आप लोगों को प्रश्न भी भेजूंगा इसका। व्यापम में कुछ कुछ कठिन प्रश्न आए हुए हैं, जहां से आपकी पढ़ाई में थोड़ी और क्या आएगी, गहराई आएगी, है ना। क्योंकि अभी आप जब पढ़ेंगे तो वो ऊपर ऊपर होगा, जब आप प्रश्न देखकर पढ़ेंगे तो आपके समझ में आएगा कि ऐसा भी प्रश्न आता है, तो थोड़ा ध्यान से पढ़ेंगे आप, है ना। तो मैं वो लिस्ट आप लोगों को भेज रहा हूँ और प्रश्न भी भेजूंगा, तो आप लोग देख कर पढ़िएगा उसको, है ना, ध्यान से उपसर्ग को। ठीक है, उपसर्ग जो हैं वो सीमित हैं, उनको पढ़ा जा सकता है, लेकिन प्रत्यय जो हैं वो असीमित हैं, बहुत सारे हैं, तो उनको एक सीमा में बांधना कठिन होता है। तो प्रत्यय के पीछे बहुत ज़्यादा हम नहीं भागेंगे, लेकिन पढ़ेंगे उसको भी, है ना। कोशिश करेंगे कि उसको भी इतना हम पढ़ लें कि लगभग सारे क्वेश्चन हमसे बन जाएं। ठीक है, तो उपसर्ग में इतना ही देखिए, और बाकी फिर अगले क्लास में प्रत्यय हम देखते हैं। ठीक है।